गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हमने यूनिट 3 यानी धन प्रबंधन एवं उपभोक्ता शिक्षण पढ़ना शुरू किया था, जिसका पहला चैप्टर था पारिवारिक आय तथा व्यय। पिछली कक्षा में हमने पारिवारिक आय क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, पारिवारिक आय कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में पढ़ा था। बच्चों, पारिवारिक आय वह साधन होता है जिसको खर्च करके परिवार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, अपनी भविष्य की योजनाओं को पूरा करता है और अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कुछ धन भी बचाता है। पारिवारिक आय के बहुत से साधन होते हैं, जैसे वेतन, किराया, जमा की गई धनराशि से मिलने वाला ब्याज, बोनस इत्यादि। पारिवारिक आय को 3 भागों में बांटा गया है: मौद्रिक आय, मनी इनकम, वास्तविक आय, रियल इनकम, और मानसिक आय यानी फिजिक इनकम। मौद्रिक आय जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि वह आय अथवा धन जो परिवार के सदस्यों को मुद्रा के रूप में प्राप्त होता है, पैसा के रूप में प्राप्त होता है, उसे मौद्रिक आय कहते हैं। जैसे वेतन, पेंशन, मकान से आने वाला किराया, बोनस तथा बैंक में जमा की गई धनराशि पर मिलने वाला ब्याज इत्यादि। वास्तविक आय में वे सारी सुविधाएं अथवा सेवाएं आती है जो परिवार के सदस्यों को एक निश्चित समय के लिए प्राप्त होता है। वास्तविक आय को 2 भागों में बांटा गया है। पहला प्रत्यक्ष वास्तविक आय यानी डायरेक्ट रियल इनकम, और दूसरा अप्रत्यक्ष वास्तविक आय यानी इनडायरेक्ट रियल इनकम। प्रत्यक्ष वास्तविक आय में वे सभी सेवाएं तथा सुविधाएं आती है जिसका उपयोग प्रत्यक्ष रूप से परिवार के द्वारा बिना किसी प्रकार का धन खर्च किए किया जाता है। लेकिन यदि किसी कारणवश ये सुविधाएं अथवा सेवाएं परिवार को प्राप्त ना हो तो उसके लिए परिवार को धन खर्च करना पड़ता है। सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारी को सरकार की ओर से मिलने वाला घर, वाहन, नौकर इत्यादि प्रत्यक्ष वास्तविक आय की श्रेणी में आते हैं। यदि गांव में कोई मजदूर खेत में मजदूरी करके फसल का एक हिस्सा प्राप्त करता है तो वह भी उसकी वास्तविक आय का एक साधन है। दूसरा है अप्रत्यक्ष आय। अप्रत्यक्ष आय उस आय को कहते हैं जो परिवार के सदस्य अपनी मानवीय साधनों जैसे ज्ञान, कुशलता, योग्यता इत्यादि के द्वारा प्राप्त करते हैं। जैसे घर में यदि किसी को बागवानी का शौक है तो वह अपनी घरेलू वाटिका में साग सब्जी उगाकर उससे धन कमा सकता है या उस पर खर्च होने वाले धन को रोक सकता है। घर में स्त्रियां स्वयं से कपड़ों का सिलाई करके, बुनाई करके धन कमा सकती हैं या इस पर
खर्च होने वाले आय को रोक सकती हैं। उसी तरह अगर घर में महिलाएं शिक्षित हैं तो वे खाली समय में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर उससे भी धन कमा सकती हैं। घर के छोटे मोटे उपकरणों का खुद से मरम्मत करके उस पर होने वाले खर्च को रोककर भी वास्तविक आय को बढ़ा सकते हैं। इतना ही नहीं, सरकार के द्वारा प्रदत्त सुविधाओं जैसे सरकारी स्कूल, सामुदायिक पुस्तकालय, पार्क, अस्पताल इत्यादि का उपयोग करके भी व्यक्ति अपने वास्तविक आय को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि व्यक्ति थोड़ा प्रयास करे, परिवार के लोग यदि समझदारी पूर्वक अपनी योग्यता का उपयोग करें तो वे अपने आय को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ा सकते हैं। बच्चों, प्रायः ऐसा देखा जाता है कि एक ही जगह रहने वाले दो परिवार जिनकी मौद्रिक आय एक समान होती है, फिर भी उनके वास्तविक आय में भिन्नता होती है। इसका मुख्य कारण दोनों परिवार के धन खर्च करने के तरीके, परिवार के सदस्यों की क्षमता, कुशलता, योग्यता एवं बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। जो परिवार जितना ही विवेकपूर्ण तरीके से कुशलतापूर्वक अपने धन को खर्च करता है अथवा अपने अंदर की योग्यता को धन कमाने का अथवा आय बढ़ाने का साधन बनाता है, उस परिवार की आय दूसरे परिवार जो अविवेकपूर्ण ढंग से बिना सोचे समझे धन को खर्च करते हैं अथवा अपनी योग्यताओं का सदुपयोग नहीं करते हैं, उनसे अधिक होता है। तीसरा मानसिक आय होता है। मानसिक आय यानी फिजिक इनकम। मौद्रिक आय तथा वास्तविक आय को खर्च करने के बाद जो आत्मसंतुष्टि मिलती है उसे ही मानसिक आय कहते हैं। ग्रास एवं क्रैंडल महोदय के अनुसार मानसिक आय से तात्पर्य एक निश्चित अवधि में परिवार को मौद्रिक और वास्तविक आय के उपयोग से प्राप्त संतुष्टि से है। एक बार फिर से, ग्रास एवं क्रैंडल महोदय के अनुसार मानसिक आय से तात्पर्य एक निश्चित अवधि में परिवार को मौद्रिक और वास्तविक आय के उपयोग से प्राप्त संतुष्टि से है। अर्थात मानसिक आय वह आय है जो परिवार के द्वारा मौद्रिक आय और वास्तविक आय को खर्च करके आत्मसंतुष्टि के रूप में प्राप्त किया जाता है। मानसिक आय परिवार का व्यक्तिगत होता है और यह प्रत्येक व्यक्ति
अथवा परिवार का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि मासिक आय व्यक्ति के दृष्टिकोण, जीवन मूल्य एवं धन खर्च करने के तरीके पर निर्भर करता है। क्योंकि समान परिस्थिति, समान आय और समान वस्तुओं का उपयोग करने के बावजूद भी प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग तरीके से संतुष्टि मिलती है। इसलिए किसी व्यक्ति को अपनी आय को व्यय करके अथवा खर्च करके कितना संतोष अथवा मानसिक सुख मिलता है, इसको मापना या तय करना नामुमकिन होता है। लेकिन यदि धन को विवेकपूर्ण तरीके से, सुनियोजित ढंग से सोच समझकर खर्च किया जाए तो निश्चित तौर पर मासिक आय में वृद्धि हो सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक परिवार की आय भिन्न भिन्न होती है, जिससे वे अपने घर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यदि आय कम है, फिर भी उस परिवार के लोग समझदार, योग्य एवं कुशल हैं, तो वे अपनी योग्यता एवं कुशलता के बल पर ना सिर्फ निश्चित आय से ही अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं, बल्कि अपने परिवार की आय अथवा आमदनी को अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास भी करते हैं। अब बच्चों, व्यय किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। परिवार के लक्ष्यों अथवा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आय का जो हिस्सा खर्च किया जाता है उसे व्यय कहते हैं। अर्थात आय का वह हिस्सा जो परिवार अपनी आवश्यकताओं, अपने भावी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए खर्च करता है, उसे व्यय कहते हैं। बच्चों, व्यय को भी व्यय यानी एक्सपेंडिचर को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है निर्धारित व्यय यानी फिक्स एक्सपेंडिचर, दूसरा है अर्ध निर्धारित व्यय यानी सेमी फिक्स्ड एक्सपेंडिचर, और तीसरा अन्य व्यय यानी अदर एक्सपेंडिचर। पहला निर्धारित व्यय, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह व्यय निश्चित होता है, अर्थात इसमें किसी प्रकार के कमी की गुंजाइश अथवा टालने की गुंजाइश नहीं होती है। जैसे मकान का किराया, बच्चों का स्कूल फीस, किताब, कॉपी, नौकर का वेतन, बिजली बिल,
टेलीफोन बिल इत्यादि। ये ऐसे खर्च हैं, ये ऐसे मद होते हैं जिन पर व्यय करना निश्चित है और इसी में किसी भी प्रकार के कटौती की गुंजाइश नहीं हो सकती। दूसरा है अर्ध निर्धारित व्यय। इस प्रकार के व्यय के अंतर्गत वैसे मद आते हैं जिनको आवश्यकता और समय के अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है या जिनको आगे पीछे किया जा सकता है। अर्थात इस प्रकार के व्यय के अंतर्गत भोजन, वस्त्र इत्यादि आते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि परिवार में कोई शादी विवाह का समारोह है अथवा कोई नज़दीक त्योहार आ रहा है, तो उसी समय कपड़ा खरीद लिया जाता है। बाकी के समय के कपड़ों को टाला जा सकता है। यदि किसी महीने में मेहमानों का आना जाना ज़्यादा हो गया है और भोजन के मद में होने वाले खर्च बढ़ गए हैं, तो अगले महीने उस मद में थोड़ा बहुत कटौती किया जा सकता है। अर्थात अगले महीने भोजन के मद में होने वाले व्यय को थोड़ा घटाया जा सकता है। तीसरा है अन्य व्यय। अन्य व्यय के अंतर्गत मुख्य रूप से विलासिता संबंधी खर्च आते हैं, जो परिवार के सदस्यों के आय पर निर्भर करता है, उनकी आवश्यकता पर निर्भर करता है। इस मद में परिवार अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार व्यय कर सकता है अथवा नहीं कर सकता है। अर्थात यह व्यय अनिवार्य व्यय की श्रेणी में नहीं आता। यदि आवश्यक व्यय करने के बाद आय का कुछ हिस्सा बच रहा है, तो परिवार उसे अपने विलासिता संबंधी आवश्यकता अथवा मनोरंजन संबंधी आवश्यकता पर खर्च कर सकता है। इस प्रकार बच्चों, हमने देखा कि पारिवारिक आय और व्यय क्या है, पारिवारिक आय के कौन कौन से स्रोत हैं, पारिवारिक आय के कितने प्रकार हैं, पारिवारिक आय को किस प्रकार विवेकपूर्ण ढंग से खर्च करने से आदमी को आत्मसंतुष्टि मिलती है, व्यय क्या है और व्यय के कितने प्रकार हैं, हमें किस मद में और किस तरीके से कितना खर्च करना चाहिए। धन्यवाद।